हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सभी ने मेरी कहानियों को सराहा, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज भी आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ और हो सकता है इस चैनल पर ये मेरी आखिरी कहानी हो, क्योंकि मुझे इस चैनल में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसके बाद से मेरी कहानी मेरे नए चैनल प्राइम कहानी पर आएँगी, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो आप सभी से मेरी विनती है कि उस चैनल पर मेरी कहानियाँ सुनें और मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बेवफ़ा हूँ भी और नहीं भी। आज जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। पर तुम्हें कैसे बताऊँ, इस ज़ालिम दुनिया ने मेरी ख़्वाहिशों का गला किस तरह घोंटा है। मुझ पर इतने कलंक लगाए हैं कि मैं गंगा भी बन जाऊँ, तो भी अपने माथे पर लगा कलंक मिटा नहीं सकती। और अगर तुमने साथ दिया तो सब मुमकिन हो जाएगा। सपना रोहित की तस्वीर को सीने से लगाए अपने बेचैन दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अतीत में रोहित के साथ बिताए गए हसीन लम्हे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह उन्हीं में खोकर गहरी नींद में सो गई। सपना बेटा उठो, सुबह हो गई। राजवीर जी सुबह सपना को जगाने आए। उनकी आवाज़ सुनकर सपना जागी। अरे इतनी सुबह हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। सपना नींद से जागते ही बेचैन हो गई। ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? राजवीर जी ने सपना को देखते हुए कहा। सपने की हालत बहुत खराब थी। उसकी साड़ी पूरी तरह अस्त व्यस्त थी, बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। दुनिया से अपना गम छुपाने के लिए लगाया गया मेकअप अब उसे बदसूरत बना चुका था। क्या करूं पापा, अब यही मेरा रूप है और यही मेरी सच्चाई। मैं अपने ऊपर अब चाहे कोई भी रंग चढ़ा लूं, मेरे सर पर लगा दाग नहीं मिटेगा। सपना ने अपने पापा की तरफ देख कर कहा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। ऐसे दुखी नहीं हुआ करते। मैं जानता हूँ मेरी सपना बेगुनाह है। वह कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। राजवीर जी ने सपना के सर पर हाथ रख कर कहा, क्या रोहित को कभी मुझ पर भरोसा होगा? सपना बहुत जिज्ञासा से उनकी आंखों में देख रही थी। राजवीर जी ने अपनी नजरें चुरा ली। इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। पापा, मुझे जल्दी करनी होगी। मुझे रोहित को भी सच्चाई बतानी है। वह आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। वह मुझे ज़रूर माफ़ करेगा। सपना की आंखों में कई उम्मीदों ने डेरा डाल लिया था। तुम वहां नहीं जाओगी, तुम जानती हो वह तुम्हें कुछ भी बताने नहीं देंगी। राजवीर जी निराश होकर बेड पर बैठ गए। कैसे नहीं बताने देंगी? आखिर वह उसकी माँ हैं। वह अपने बेटे को दुखी कैसे देख सकती हैं? सपना ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल आज भी उतना ही मासूम है, पर तुम नहीं जानती इस दुनिया में रहने वाले कुछ लोग ऐसे नहीं हैं। हर किसी का दिल तुम्हारी तरह नहीं है। कल्पना अब तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। वह तुम्हें अपनी सच्चाई रोहित को बिल्कुल नहीं बताने देगी। अगर बताना होता तो बहुत पहले वह तुम्हारे साथ देती, तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर ना निकालती। इतना कहते हुए राजवीर जी की आंखों में आंसू आ गए। तुम कैसे भूल सकती हो कि अब तक कल्पना ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम्हें रोहित की जिंदगी से निकालने के लिए उन्होंने तुमसे कितने झूठ बोले। राजवीर जी की आंखों में कल्पना जी के लिए गुस्सा और नफरत भरा था। भूल जाइए उन सब बातों को। वह रोहित की माँ है। उन्होंने जो भी किया अपने बेटे के भले के लिए किया। तुम्हारे साथ हुआ उसका क्या? उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा, क्यों तुम्हारे बारे में नहीं सोचा? राजवीर जी एक बार फिर भड़क गए। यह वक्त इन सब बातों का नहीं है। मैं रोहित से मिलने जा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे समझाने की। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी, चाहे वह मुझे अपनाए या ना अपनाए। सपना ने अपने पिता के गले लगकर कहा, जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर कल्पना से संभल कर रहना। वह तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देगी। राजवीर जी ने सपना के सर पर हाथ रखकर कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो हर नामुमकिन मेरे लिए मुमकिन बन जाएगा। बस आप मेरे साथ रहिए। सपना मुस्कुराकर उनसे लिपट गई। मेरी सपना के आगे किसी की कभी चली है जो मेरी चलेगी? राजवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे आशीर्वाद दिया। सपना उनके पैर छूकर रोहित से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सपना जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची। वहां रोहित की फैमिली में से अब तक कोई नहीं पहुंचा था। रोहित अपने बेड पर लेटा हुआ आराम से सो रहा था। सपना उसके पास गई। मैं तुम्हें जितना देखूं दिल नहीं भरता। सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो ठोकर सहकर आज भी जिंदा हूँ। कुछ लोगों ने तो बहुत कोशिश की मुझे तुमसे दूर करने की, पर जिंदा हूं तो तुम्हारे लिए। वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सपना रोहित को बहुत करीब से देखने लगी। उसने रोहित के सिर पर हाथ रखा तो रोहित एक झटके में जाग गया। उसने आंखें खोली। सपना को अपने सामने देखकर उठकर बैठने लगा। सपना उठने में उसकी मदद कर रही थी। मत छूना मुझे, अब तुम यह हक खो चुकी हो। रोहित ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, प्लीज तुम तो इस तरह मुझसे नफरत मत करो। दुनिया भर की नफरत तो सह ही रही हूं। अगर तुम भी नफरत करोगे तो मौत के अलावा मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसकी बेरुखी देखकर सपना की आंखों में आंसू आ गए। रोहित को उसकी आंखों में आंसू देखकर दुख हो रहा था।
जैसे वो आंसू उसी के दिल में गिर रहे हों। चली जाओ यहाँ से, अब ये आंसू भी मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। रोहित ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। प्लीज मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? क्या मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई ले सकता है? सपना ने रोहित का चेहरा अपने हाथों के बीच थाम कर कहा, तुम्हारी बातों और आंखों पर कैसे भरोसा करूं? भरोसा करके ही तो 5 साल इंतजार करता रहा और अब वह भरोसा तुम तोड़ चुकी हो। रोहित ने उसके हाथ खुद से दूर कर दिए। तुम नहीं जानते कि जिंदगी और लोग हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। हाँ, 5 साल तुम मेरा इंतजार कर रहे थे और साथ में मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं भी बेकरार थी तुमसे मिलने के लिए। हर वक्त तुम्हें देखने के लिए तड़प रही थी, पर कोई है जो हमें मिलने नहीं देना चाहता, हमें दूर रखता है। सपना ने एक बार फिर रोहित की आंखों में देखकर कहा, कौन है वह जो हमें दूर रख रहा है? अगर तुम्हें मेरी इतनी ही याद आ रही थी तो मुझसे दूर क्यों थी? मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों मुझे इतने सालों तक तड़पा कर रखा? रोहित ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। सुनो, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हमारे करीब रहने वाला है। तुम नहीं जानते इन 5 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और वह सब करने वाला। सपना इसके आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही एक दस्तक ने उसे खामोश कर दिया। क्यों नहीं? तू फिर से आ गई मेरे बेटे को मुझसे छीनने। कल्पना जी बहुत गुस्से में उसके पास आई। सपना उन्हें अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर गई। वह आगे बहुत कुछ कहना चाहती थी पर उसके शब्द गले तक ही अटक कर रह गए। क्यों रही तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई? तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे तक पहुंच गई। तू सच्चाई बताएगी उससे और मैं बताने दूंगी क्या? कल्पना जी ने सपना का हाथ पकड़कर बहुत जोर से अपनी तरफ खींचा और गुस्से से उसके कान में कहा। उन्होंने सपना का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। सहने के सिवाय वह और कुछ नहीं कर पाई। छोड़ दीजिए मुझे, कब तक आप हमारे साथ ये सब करेंगी? हम दोनों को अलग रखकर क्या मिल जाएगा आपको? सपना ने उनके सामने हाथ जोड़कर विनती की। तू 7 जन्म भी ले लेना फिर भी मेरे बेटे की कभी नहीं हो सकती। ना मैं कभी अपने बेटे को तेरे साथ रहने दूंगी। मैं 7 जन्मों को तो नहीं जानती, लेकिन रोहित इस जन्म के लिए सिर्फ मेरा है। मैं हर हाल में उसे पाकर रहूंगी। सपना ने कल्पना जी की आंखों में देखकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे जवाब दे रही है? मैं भी देखती हूँ मेरा रोहित तेरा कैसे हो सकता है। कल्पना जी ने बहुत गुस्से में सपना का हाथ मरोड़ा। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन उन्हें उस पर दया नहीं आ रही थी। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना, फिर मम्मी से क्या बातें कर रही हो? रोहित ने उसका ध्यान अपनी तरफ किया। मैं कह रही थी रोहित की। सपना इससे आगे भी बोले जा रही थी, लेकिन कल्पना जी ने उसे बोलने नहीं दिया। उसका हाथ मरोड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इसकी बातें क्या सुनेगा? जानता नहीं ये एक नंबर की झूठी है। लेकिन मम्मी एक बार सुन लेते हैं ना, कल से ये क्या कहना चाहती है? रोहित ने सपना की उदास नजरों में देखकर कहा। सपना को उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। बोलो, तुम क्या कह रही थी? कौन है जो हमें एक नहीं होने देना चाहता और कौन इस दुनिया में तुम्हारा दुश्मन है? रोहित उसका जवाब सुनने के लिए बेकरार था। मैं कब से तुम्हें यही तो बताना चाहती हूँ रोहित। मैं इसी शहर में रहकर कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। सल्पना कल्पना जी से अपना हाथ छुड़ाकर रोहित के पास आकर खड़ी हो गई। अब बोल भी दो, क्या बोलना चाहती हो? रोहित ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो उस कल्पना जी के चेहरे का रंग बदलने लगा। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ रोहित कि आज से 5 साल पहले मैं कहाँ थी। उस दिन मैं तुमसे क्यों नहीं मिल पाई और मेरी शादी किससे हुई है? सपना के मुंह से शादी की बात सुनकर रोहित का चेहरा उदास सा हो गया। अरे क्यों उसे अपनी बातों से गोल गोल घुमा रही है? सच क्यों नहीं बताती कि मैंने बेटे को धोखा देकर तूने किसी और से शादी कर ली? अब उसने तेरा साथ छोड़ दिया तो आई है मेरे बेटे के पास। कल्पना जी उन दोनों के बीच आ गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शादी तो उसी से हुई है जिससे मैं प्यार करती थी। ये मंगलसूत्र और सिंदूर तो उसी का है जिसने। सपना आगे कुछ कह पाती इससे पहले वहां किसी की दस्तक हुई, जिससे रोहित का ध्यान उससे भटक गया। भाई आप कैसे हैं? रोहित की छोटी बहन रितिका उससे मिलने आई थी। तू यहाँ क्यों आई? तेरी तो आज विदाई थी ना? रोहित उसे हॉस्पिटल में देखकर हैरान हुआ। मैं बिना अपने भाई से मिले कैसे विदा हो जाती? आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रितिका नादान सा चेहरा बनाते हुए रोहित के पास आकर उससे लिपट गई। वह सब तो ठीक है, पर अब मेरी बहन ससुराल जाएगी। तू मेरी चिंता छोड़ और अपने उस परिवार की चिंता कर। रोहित ने उसके सर पर हाथ फेरा। पहले तो मैं अपने भैया की फिक्र करूंगी, बाद में किसी और की। रितिका ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। तुम यहाँ अब यहाँ भी आ गई मेरे भैया को परेशान करने? रितिका ने सपना को देखकर कहा। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। यहाँ कोई मेरी बातें नहीं सुन रहा। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि एक बार मेरी बातें शांति से सुन लें। सपना बहुत खुश होकर उसके पास आई और उससे लिपट गई। तुम्हारी बातें सुन कौन रहा है यहाँ पर? दूर रहो मुझसे। रितिका ने झटक कर सपना को खुद से दूर कर दिया। प्लीज तुम तो ऐसा मत करो रितिका, तुम तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी ना। प्लीज मेरी बात सुन लो। सपना ने बहुत उम्मीद से उसका हाथ पकड़कर कहा। कौन सी फ्रेंड? कैसी फ्रेंड? तुमसे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। जिस तरह तुम मेरे भाई का दिल तोड़ कर गई, अब दुश्मन हो मेरे लिए। और प्लीज
मुझसे कोई उम्मीद मत रखना क्योंकि मेरे भाई का दिल तोड़ने वाले को मैं कभी माफ़ नहीं करती। रितिका उससे मुंह फेर कर खड़ी हो गई। प्लीज रितिका, तुम तो ऐसा मत करो, मेरी आखिरी उम्मीद तुमसे है। अब मैं थक गई हूँ अकेले लड़ते लड़ते, तुम तो मेरा साथ दो। सपना रितिका के पास आई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और तुम जैसी धोखेबाज के साथ भला कौन खड़ा रहेगा। जितनी तकलीफ तुमने मेरे भाई को दी है, अगर तुम आखिरी सांसें भी गिन रही होगी तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। रितिका ने उसे खुद से दूर किया। अरे तुम कब तक बातें करोगी, चलो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ। वहां पर किसी की दस्तक हुई। सबकी नजर उस पर आ टिकी। तू? अच्छा, तो तू है वो दुश्मन, अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुझे शर्म नहीं आई। रोहित ने दरवाजे पर खड़े शख्स से बहुत गुस्से में कहा और बेड से उतरकर उसके पास आया। अगर मुझे पता होता कि दोस्त बनकर तू मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद करेगा तो मैं पहले ही तेरी जान ले लेता। रोहित बहुत गुस्से में उसके पास आया। उसने अपने सामने खड़े इंसान को दरवाजे के साइड वाली दीवार की तरफ धकेला और उसका गला पकड़ लिया। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। वह बहुत गुस्से में उसका गला दबाने लगा। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोहित बहुत गुस्से में उसका गला दबा रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो रोहित, छोड़ो उसे। सपना भागकर उसके पास आई और उस इंसान को रोहित के हाथ से छुड़ाने लगी। यही है ना वो कमीना जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया। रोहित ने सपना को एक नजर देखा और फिर उस इंसान का गला दबाने लगा। अबे छोड़ दे मुझे, मैं तेरा दोस्त हूँ। मैंने क्या किया, तू मुझे क्यों मारना चाहता है। उसने दम घुटने से तड़पते हुए कहा। तूने जो किया है ना नीरज, उसके लिए मैं तुझे 100 मौत भी दूं तो फिर भी कम होगा। रोहित बहुत गुस्से में उसका गला दबा रहा था। नीरज का दम घुटता ही जा रहा था। वह ठीक से सांसें नहीं ले पा रहा था। अबे यार छोड़ दे मुझे, मर जाऊंगा मैं, कोई बचाओ मुझे। वह दम घुटने से झटपटाने लगा। प्लीज रोहित, छोड़ दो उसे। वार्ड बॉय प्लीज मदद करो। मम्मी जी आप तो कुछ कहिए ना। सपना उसे बचाने के लिए सबसे मदद मांग रही थी। उसकी आवाज सुनकर वार्ड बॉय वहां पर आए। छोड़ो उसे। उन्होंने बहुत मुश्किल से नीरज को रोहित के हाथों से छुड़ाया। रोहित का गुस्सा भी कम नहीं हुआ था। इस सब की जड़ तुम हो, मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। रोहित बहुत गुस्से में सपना के पास पहुंचा। उसने अब सपना का गला पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो रोहित, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। रोहित ने उसका गला बहुत कसकर पकड़ा था। अब सपना की सांसें अटकने लगी। उसके गले में बहुत दर्द हो रहा था। प्लीज कोई बचाओ रोहित, छोड़ दो मुझे। सपना अपने हाथों से रोहित से छूटने की कोशिश कर रही थी। तू पागल हो गया है क्या रोहित, छोड़ दे उसे। नीरज भी सपना को रोहित के हाथों से छुड़ाने की कोशिश में लग गया। वहां खड़े बाकी लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। प्लीज रोहित, अपने प्यार के लिए मुझे छोड़ दो। अगर तुम थोड़ी देर और मुझे ऐसे रखोगे तो मैं मर जाऊंगी। सपना ने रोते हुए कहा। तुम जैसी को तो मर ही जाना चाहिए, और प्यार शब्द तुम्हारे मुंह से ठीक नहीं लगता। रोहित ने उसका गला छोड़कर उसे एक थप्पड़ मारा। सपना संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ नफरत रह गई है तुम्हारे लिए मेरे दिल में। रोहित ने बहुत गुस्से में उसके बाल पकड़ कर कहा। तुम मुझसे दूर होकर किसी और से शादी करके बहुत खुश हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों अकेला रहूं। अब देखो मैं तुम्हें क्या सजा देता हूँ। रोहित बहुत गुस्से में उसे झटक कर अपनी माँ के पास आया। मैंने फैसला कर लिया है मम्मी, जिसमें मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे 3 दिन के अंदर शादी करनी है। उसने बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहा। क्या सच में? ये तो तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं तेरे साथ हूँ। कल्पना जी बहुत खुश हुई। नहीं रोहित, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। प्लीज एक बार मेरी पूरी सच्चाई तो सुन लो। सपना रोते हुए उसके पास आई। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जब तुम मुझसे दूर रहकर अपने पति के साथ खुश रह सकती हो, तो मैं किसी और के साथ शादी करके खुश क्यों नहीं रह सकता। रोहित नीरज को सपना का पति समझ रहा था। उसने बहुत गुस्से में उससे कहा। तू ये गलत कर रहा है रोहित, एक बार सपना की बात सुन ले। अगर नहीं सुनेगा तो बाद में बहुत पछताएगा। नीरज ने आगे आकर कहा। तुझे तो उसकी फिक्र होगी ही ना। तुम दोनों ने शादी जो कर ली है, बहुत अच्छा धोखा दिया तुम दोनों ने मुझे। रोहित ने उन दोनों को नफरत भरी नजरों से देखकर कहा। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है रोहित, प्लीज तुम ये शादी मत करो। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। सपना उसके पैर पकड़कर रोने लगी। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं शादी करूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने करूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर दिल पर क्या गुजरती है। रोहित ने झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए। सपना वहीं गिरी रह गई। प्लीज रोहित, ये सब मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आने पर जब सच्चाई पता चले तो तुम खुद से ही नजरें ना मिला पाओ। सपना वहीं फूट फूट कर रोती रह गई। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। देख रोहित, तू बहुत गलत कर रहा है। बदल दे अपना फैसला। तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। नीरज रोहित के सामने जाकर खड़ा हुआ। तू बोलना क्या है।
क्या बताना चाहता है तू? रोहित अब भी गुस्से में था। तू गलत समझ रहा है, सपना आज भी सिर्फ मेरी फ्रेंड है, मैं उसका पति नहीं। अबे मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि सपना मेरी पत्नी बने, मैं तो आज भी उसका सिर्फ दोस्त हूँ। नीरज की बातें सुनकर रोहित बहुत हैरानी से उसे देखने लगा। अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो उसकी मांग में सिंदूर क्यों है? कौन है उसका असली पति? रोहित ने गुस्से में नीरज का कॉलर पकड़कर पूछा। अरे यार, वो सब बताएगी, पहले तो उसकी बात तो सुन, पहले तू शांत तो हो जा, फिर तू सब समझ जाएगा कि तू अपनों के साथ रहकर ही कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहा है। नीरज रोहित का गुस्सा कम करते हुए कल्पना जी को देख रहा था। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, अगर सपना सच्ची है तो अपनी सच्चाई साबित करे। अब ये शादी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो खुद की सच्चाई साबित नहीं कर देती। उसने सपना की तरफ देखा। सच में रोहित, मेरी सच्चाई सामने आते ही तुम अपनी शादी रोक दोगे? सपना बहुत उम्मीद से उसके पास आई। हाँ, अगर शादी पूरी होने से पहले तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी तो मैं खुद ये शादी रोक दूंगा। रोहित ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिसमें सपना को आज भी अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा था। वह बहुत खुश हो गई। मैं तुम्हें पाने के लिए हर हद तक जाऊंगी रोहित, अब हर हाल में अपनी सच्चाई साबित करूंगी। सपना ने आत्मविश्वास के साथ उसकी तरफ देखकर कहा। तू क्या अपनी सच्चाई साबित करेगी? जब तक तू कर पाएगी मैं रोहित की शादी किसी और से करवा दूंगी। तुझे उसकी जिंदगी से दूर जाना ही होगा। कल्पना जी मन में सोचकर मुस्कुरा रही थी। अब तू इसकी बातों को छोड़, ये क्या खुद की सच्चाई साबित करेगी? और बिना सबूत कौन विश्वास करेगा इस पर? कल्पना जी उनके पास आई। तू घर चल, तेरी शादी की बहुत तैयारी करनी होगी मुझे, सिर्फ 3 दिन है हमारे पास। कल्पना जी रोहित के फैसले से बहुत खुश थी, लेकिन भाई आपको जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। अब मैं समझ चुकी हूँ कि शादी के फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, सोच समझ कर लेना होता है। रितिका रोहित के पास आई। तू सही कह रही है, मैं भी सबक सीख चुका हूँ एक बार गलती करके, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। रोहित गुस्से में हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी ये तो कह दिया, पर मैं करूंगी कैसे ये नहीं पता। अगर मैं ये नहीं कर पाई तो रोहित को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। सपना वहीं घुटनों के सहारे बैठकर निराश होकर रोने लगी। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, जंग यहीं खत्म नहीं होती सपना। अभी तुम्हें खुद के लिए और रोहित के लिए बहुत लड़ाई लड़नी है। नीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है और रोहित ने मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है। अगर मैं सबूत नहीं ला पाई तो रोहित मुझसे दूर चला जाएगा। सपना बहुत निराश हुई। तुम इस तरह हार नहीं मान सकती, जानती हो ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन में विश्वास रखो कि तुम जरूर जीतोगी तो जीत तुम्हारी ही होगी। नीरज ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। नीरज, पापा के बाद सिर्फ तुम ही हो जो इस दुनिया में मेरा साथ दे रहे हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। सपना ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा। अब रोना बंद करो और चलो यहाँ से। नीरज सपना को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। रात का 1:30 बज रहा था। एक कमरे में बैठकर एक लड़की आराम से टीवी देख रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुला। काले कपड़े में लिपटा एक शख्स उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो टीवी देखने में मगन थी। वह शख्स चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। लड़की को अब भी भनक नहीं थी कि कोई चाकू लेकर उसकी तरफ आ रहा है। कुछ ही पलों में वह उस लड़की के पास पहुंचा और बिना एक पल गवाए वह चाकू उस लड़की के गले पर रख दिया। लड़की अचानक अपने गले पर किसी का चाकू पाकर घबरा गई। कौन हो तुम? ये क्या हरकत है? वह लड़की घबराती हुई बोली। मैं इस वक्त तुम्हारी मौत हूँ, जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे सवालों के जवाब दो। मैम, आप यहाँ? वह लड़की वो अब और भी ज्यादा डर गई। उसकी घबराहट से इतना तो पता चल रहा था कि गले पर चाकू रखने वाले को वह पहचानती है। मैं तुम्हें बार बार मौका नहीं दूंगी, मेरे सवालों का जवाब दो। आप यहाँ कैसे और क्या पूछना चाहती हैं मुझसे? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आपके साथ जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह लड़की अपनी तरफ से सफाई देने लगी। मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ नहीं आई, बस मेरे सवालों के जवाब दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। धमकी देने वाले की आवाज में उसके लिए बहुत नफरत थी। नहीं नहीं सपना मैम, आप मुझे इस तरह नहीं मार सकती। अगर तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ तो तुम ये भी जानती हो कि तुमसे मैं कितनी नफरत करती हूँ। अब आगे कोई सवाल और जवाब नहीं, क्योंकि शायद तुम जिंदा नहीं रहना चाहती। सपना बहुत गुस्से में थी। उसने उसके गले में हल्की सी खरोंच लगाकर कहा, नहीं नहीं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है, मैं जवाब दूंगी। उस लड़की को सपना के रूप में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। बोलो, मेरे लॉकर को किसने खोला था? एंटी करप्शन रेड में जब्त की गई 82 करोड़ में से 60 करोड़ किसने गायब किए? सपना का ये सवाल सुनकर वह लड़की हद से ज्यादा डर गई, जैसे उसके शरीर से सारा खून किसी ने खींच लिया हो। बोलो, चुप क्यों हो तुम? तुम्हारी खामोशी तुम्हारी मौत को तुम्हारे और करीब लेकर आएगी।
सपना ने चाकू फिर उसके गले के करीब किया। मैं सच कह रही हूँ मैम, मैं उन पैसों के बारे में कुछ नहीं जानती। उसने रोते हुए कहा, झूठ मत बोलो पूजा, तुम्हारे अलावा मेरे लॉकर के बारे में और कोई नहीं जानता था। उस रात आखिरी बार तुम ही मेरे साथ उस कमरे में गई थी, उसके बाद वह पैसे गायब हो गए और उनकी चोरी का सारा इल्ज़ाम तुम लोगों ने मुझ पर डाल दिया, क्यों? सपना ने आखिरी लाइन बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कही। पूजा उसकी आवाज़ सुनकर काँप उठी। मैं सच कह रही हूँ मैम, इस सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं आपकी असिस्टेंट थी, भला आपके साथ धोखा कैसे करती? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। वो सपना के डर से फूट-फूट कर रोने लगी। तुम्हारे आंसू अब किसी काम के नहीं रहे, मुझे सिर्फ सच सुनना है। बोलो, इस सब के पीछे किसका हाथ है? अगर तुमने ये सब नहीं किया तो किसने किया? वह बहुत गुस्से में उसके ऊपर चीख रही थी। मैं बताती हूँ वह कौन है जिसने ये सब किया। वह आपको बदनाम करना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब करवाया। हाँ बोलो, कौन है वो? मुझे उसका नाम बताओ। सपना उस शख्स का नाम जानने के लिए बेचैन हो गई। बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ एक गिलास पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। नहीं, पहले मुझे उस शख्स का नाम बताओ प्लीज़ मैम, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। पूजा के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसे सपना समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं पानी देती हूँ। सपना को उस पर दया आ गई। उसने उसके गले से चाकू हटाया और सामने मेज पर रखे पानी के जग की तरफ गई। उसके पीछे पूजा तुरंत सोफे से उठी। उसने टीवी के सामने रखे वॉच को उठाया और उसने लेकर सपना के पीछे पहुंच गई। सपना को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे पूजा क्या कर रही है। सपना जैसे ही पानी का जग लेकर मुड़ी, पूजा ने वह वॉच उसके सर पर मार दिया। सपना का सर अब घूमने लगा था। वॉच सर पर लगने से उसे गहरी चोट आई थी। सपना मैडम सॉरी, यही तो आपकी बहुत बुरी आदत है। आप लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेती हैं और इतना दयालु होना भी ठीक नहीं। देखो, मुसीबत में पड़ गई ना आप। अब मैं फिर कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी, न तुम मेरे मुंह से उस शख्स का नाम जान पाओगी। पूजा ने सपना का बेहोश चेहरा देखकर हंसते हुए कहा। पूजा ने फौरन किसी को फोन लगाया। हेलो सुनो, सपना यहाँ आई है, मैंने उसे बेहोश कर दिया है। वह मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। अब उसका क्या करना है तुम जानो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। उसने एक सांस में कॉल रिसीव करने वाले से कहा। ओके, तुम वहाँ से निकल जाओ, मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। फोन के दूसरी तरफ से किसी ने कहा। ओके, मैं चलती हूँ। उसने कॉल कट किया और होटल के कमरे से अपना सारा सामान समेट लिया। वो सपना के पास आई। उसने सपना को एक बार गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आज अगर तुम मेरे हाथ से निकल गई तो मैं अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम कभी साफ नहीं कर पाऊंगी। सपना होश में आ चुकी थी। उसने उन लोगों की सारी बातें सुन ली। अगर मैं हार गई तो रोहित हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा। मुझे पूजा से सच उगलवाना ही होगा। सपना किसी तरह खुद को संभालते हुए उठी। वो टेबल को पकड़कर खड़ी हुई थी। उसका पूरा सर घूम रहा था। सर से भी खून बह रहा था। उसने जग उठाया और उसका पानी अपने सिर पर डाल दिया। अब बिना एक पल गंवाए कमरे से बाहर निकली। बाहर उसने देखा पूजा होटल की लिफ्ट से होते हुए नीचे जा रही थी। सपना सीढ़ियों की तरफ भागी। वह सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे उतरने लगी। उधर पूजा भी लिफ्ट से नीचे ही जा रही थी। सपना भी उसे पकड़ने के लिए बहुत तेजी से सीढ़ियों से दौड़ रही थी। थोड़ी ही देर में सपना नीचे पहुंची, लेकिन तब तक पूजा लिफ्ट से निकलकर होटल से बाहर निकली। सपना भी वहीं नहीं रुकी, वह भी होटल के बाहर आई। पूजा उस वक्त रोड पर खड़ी ऑटो रोक रही थी। सपना होटल के गेट से बाहर आई। पूजा प्लीज मुझे उस शख्स का नाम ही बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सपना ने उसे आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर पूजा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। वह और भी ज्यादा डर गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि सपना से खुद को कैसे बचाए। वह रोड पर खड़ी परेशान होकर सपना को देख रही थी। तभी अचानक एक कार उसे टक्कर मारकर चली गई। वह संभल ही नहीं पाई। पूजा! सपना चिल्लाती हुई उसके पास पहुंची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूजा खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। प्लीज पूजा, अब तो बता दो कौन है वो। सपना ने उसे अपनी गोद में लिया। पूजा को टक्कर मारकर जाने वाली कार कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। उस कार की खिड़की से किसी ने झांक कर उनकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। सॉरी पूजा, तुम अब मेरे लिए खतरा बन चुकी थी, लेकिन देखो मैंने तुम्हें रास्ते से हटाकर सपना को दूसरी मुसीबत में फंसा दिया। वह शख्स उन दोनों की तरफ देखकर बहुत खुश था। उसने अपनी कार आगे बढ़ा दी। सपना की नज़र जब तक उस कार पर गई, कार काफ़ी दूर जा चुकी थी। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था वह मेरे साथ ऐसे धोखा करेगा। यह मेरे अपने कर्मों का फल है, पूजा ने दर्द से तड़पते हुए कहा। नहीं पूजा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं भी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। ऑटो! सपना बहुत परेशान होकर रोड के दोनों तरफ ऑटो देखने लगी। अब कुछ नहीं हो सकता मैम, जब तक आपको कोई ऑटो मिलेगा मेरी सांसें रुक जाएंगी। लेकिन मरने से पहले मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। हाँ, आपकी ज़िंदगी ख़राब करने में मेरा भी हाथ था। मैंने उन लोगों का साथ दिया था।
पूजा ने दर्द से कराहते हुए कहा। बोलो पूजा, कौन है वह? कौन है जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी? बोलो कौन है वह? सपना ने रोते हुए उससे पूछा, मैम, वह जो लोग हैं जिन्होंने यह सब किया, वह लोग बहुत बुरे हैं। अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनमें से एक शख्स को आप बहुत अच्छे से जानती हैं। वह है आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कल्पना। और अगले शख्स का नाम लेने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। नहीं पूजा, कौन है वह शख्स? कौन है वह? पूजा बोलो। सपना रोते हुए उससे अगले शख्स का नाम जानना चाहती थी, लेकिन अब तो वह हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। सपना ने रोते हुए उसकी आंखें बंद की। तभी उसके चेहरे पर कैमरे की फ्लैश लाइट चमकी। उसने मुड़कर देखा तो सामने खड़ा कोई उसकी तस्वीरें ले रहा था। उसने सामने खड़े शख्स को गौर से देखा तो हैरान रह गई। तो आप हो इन सब के पीछे? क्यों किया आपने ऐसा? इस बेचारी को क्यों मारा? मुझे मार दिया होता। सपना बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी। उसके सामने और कोई नहीं, कल्पना जी ही खड़ी थी। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? इसका मतलब अब तक जो भी मेरे साथ हो रहा है वह सब आप करवा रही हैं। उन्हें सामने देखकर सपना की सारी उलझन सुलझ गई। हाय मेरी प्यारी कभी ना होने वाली बहू, तू कितनी समझदार है, सब कुछ समझ गई। कल्पना जी मुस्कुराते हुए सपना के पास आई। अच्छा हुआ तू सब समझ गई, वरना तुझे समझाना पड़ता। कल्पना जी ने सपना का जबड़ा पकड़कर कहा, क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या मिलेगा आपको? मेरे साथ साथ अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। सपना ने रोते हुए कहा, इस सब में बर्बाद सिर्फ तुझे होना है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। अब तो उसकी जिंदगी आबाद होगी। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब वह तुझसे नफरत करने लगा है। उन्होंने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिसमें अपनी जीत की चमक झलक रही थी। लेकिन क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों आप मुझे बर्बाद करने पर तुली हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी ही किस्मत खराब है कि तू मेरे रास्ते में आ गई। तू तो सिर्फ मेरी मंजिल की सीढ़ी थी। अब तेरा भी काम खत्म हो चुका। अब तू फिर जाएगी अपने ससुराल। याद है ना वहां के गुजरे तेरे दिन कैसे थे? कल्पना जी ने उसे कुछ गुजरा वक्त याद दिलाया। मैं भला कैसे भूल सकती हूँ? अब भी वक्त है, छोड़ दीजिए ये सब। कहीं ऐसा ना हो दूसरों का घर चलाते हुए आप खुद का भी घर चला बैठे। चुप कर, मैं यहाँ तेरा लेक्चर सुनने नहीं आई, तुझे अपने रास्ते से हटाने आई हूँ। देख, तूने अपने हाथों अपने लिए कुआं खोद लिया है। पूजा तो मर चुकी और उसका खून तेरे हाथों में लगा है। सबको लगेगा तूने उसका खून किया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कल्पना जी ने जोर से हंसते हुए कहा, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं कर सकती आप। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस पूजा से अपने दुश्मनों का नाम जानने आई थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, वह किसी भी वक्त आते ही होंगे। जैसे तू पिछले 4 सालों से जेल में थी, किसी को भी पता नहीं है। अब फिर हो जा तैयार जेल में सड़ने के लिए। इस बार तुझे तेरा बाप भी नहीं बचा सकता। उन्होंने एक बार फिर सपना का जबड़ा पकड़कर उसे गौर से देखकर कहा, नहीं, आप फिर एक बार मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। पिछले 4 सालों से आपने मुझे जेल में रखकर तड़पाया है। अब भी आपका मन नहीं भरा? मेरे साथ अपने बेटे की जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? जब उसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, तब क्या गुजरेगी उस पर? सपना उनके सामने रो रही थी, जिसका उन पर कोई असर नहीं था। तेरे साथ जो भी हो रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसकी जिम्मेदार तू और तेरी ईमानदारी है। अगर तूने हमसे हाथ मिला लिया होता तो आज तुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। लेकिन अब तू एड़ी चोटी का भी जोर लगा ले, तू कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। तो अब कानून के सामने, चाहे रोहित के सामने, जितना भी चिल्ला ले, कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। और पुलिस के आते ही तू हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहेगी। कल्पना जी ने बहुत खुश होकर कहा। उन्हें अपनी चाल पर बहुत नाज था। नहीं, आप ऐसा मत करिए। 4 साल मैं जेल में गुजार चुकी हूँ। अब और नहीं, मुझे फिर से उस नरक में नहीं जाना। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, रोहित को भी नहीं बताऊंगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। सपना उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझे? तूने अगर रोहित को बताया तो वह दिल का कमज़ोर है, हो सकता है तुझ पर भरोसा कर ले। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। सपना उनके कदमों पर गिरकर रो रही थी। चल ठीक है, तुझ पर दया कर ही देती हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। कौन सी शर्त मम्मी जी? मैं आपकी सारी शर्तें पूरी करूंगी। मेरी पहली शर्त, तू रोहित की कसम खा, उसे मेरी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताएगी। दूसरी शर्त, तू अपने हाथों रोहित की शादी करवाएगी। कल्पना जी की हर शर्त चाबुक की मार की तरह थी, जिसका जख्म सपना के दिल पर पड़ रहा था। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपकी पहली शर्त तो मैं मान भी लूँ, लेकिन दूसरी शर्त मैं नहीं मान सकती। अगर तू आज़ाद रहना चाहती है,
दोबारा उस नरक में ना जाकर सुकून से जीना चाहती है तो मान जा, वरना तैयार हो जा वही दर्द सहने के लिए। अगर तुम उस नरक में जाना नहीं चाहती, उस दर्द को सहना नहीं चाहती तो मान जा मेरी शर्त है। कल्पना जी अपनी शर्तों पर अड़ी रही। प्लीज मुझ पर इतनी जुल्म मत कीजिए जितना मैं सह ना पाऊँ। अब तक जो हुआ मैंने सह लिया, लेकिन आपकी ये शर्त कि मुझे अपने हाथों से उसकी शादी किसी और से करवानी होगी, मैं ये नहीं मान सकती। सपना उनके पैरों में गिड़गिड़ाकर मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उनका दिल तो पत्थर का था जो पिघलना नहीं चाहता था। इसका मतलब तू आज़ाद नहीं रहना चाहती? तो ठीक है, बैठी रहे यहाँ पर, फिर पुलिस आएगी और तुझे उसी तरह घसीट कर ले जाएगी। और उसके बाद क्या होगा तू अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने सपना के गाल पर हाथ रख कर कहा और आगे जाने लगी। उन्हें जाते हुए देखकर सपना बहुत परेशान हो गई। उसके माथे से पसीना छलक आया। बीते सालों के कुछ दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहे थे, जिन्हें देखकर वह बहुत ज़्यादा डर गई। रुकिए मम्मी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करिए, मैं एक बार फिर वह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बख्श दीजिए। सपना ने पूजा को उसके हाल पर छोड़ा और कल्पना जी के पैर पकड़कर रोने लगी। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने? चल दिया तुझे एक और मौका। जब तक तेरा मुंह बंद रहेगा और तू मेरे इशारे पर नाचेगी, तब तक तू आज़ाद रहेगी। मेरे खिलाफ गई तो सोच लेना तेरा अंजाम क्या होगा। कल्पना जी ने सपना के बाल पकड़कर कहा। उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी, उसे दर्द हो रहा था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। सपना ने उनके सामने घुटने टेकना ही सही समझा। अब कब तक मेरे कदमों में बैठी रहेगी? जा यहाँ से, पुलिस आने वाली होगी। कल्पना ने दाएं बाएं देखते हुए सपना को खड़ा किया। लेकिन पूजा का क्या होगा? यह तो मर चुकी है। सपना ने उसकी लाश की तरफ देखकर कहा, तू इसकी चिंता छोड़, अपने बारे में सोच। इसे ठिकाने वह लोग लगा देंगे, तू जा यहाँ से। कल्पना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं आज तक जिन्हें ममता से भरी हुई माँ समझ रही थी, वह इतनी कठोर पत्थर हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था। ना अपने मन में सोचकर उन्हें हैरानी से देख रही थी। अब यहाँ खड़ी मेरा चेहरा क्या देख रही है? जा यहाँ से, कल्पना जी ने थोड़ा सा चिल्ला कर कहा। ठीक है, अभी जाती हूँ। सपना भी दाएं बाएं देखते हुए चुपचाप वहां से निकल गई। उसके जाने के कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। ये तो मर चुकी है, अब इसका क्या करना है? पुलिस जीप से एक इंस्पेक्टर, दो कांस्टेबल निकले। उन्होंने उस पूजा की डेड बॉडी चेक करते ही कहा, करना क्या है अब? तुम लोग इसे ठिकाने लगाओ। कल्पना जी ने उस लड़की की लाश की तरफ देखकर कहा और नोटों से भरा एक पैकेट इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिया। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर ने नोटों के पैकेट को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उम्मीद है तुम लोग कोई गलती नहीं करोगे। कल्पना जी ने उन सबको एक नज़र देखा और अपनी कार में जाकर बैठ गई। उनके ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वहां से वह लोग चल दिए। पैसे के लिए लोग किस हद तक गिर जाते हैं ना। जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं रह गई है पैसों के आगे। वहां से कुछ दूर पर सपना छुप कर यह सब देख रही थी। उसे यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। वह कर भी क्या सकती थी? बुरे काम का तो बुरा ही नतीजा होना था। सपना वहां से अपने घर चली गई। पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया। उस लड़की की लाश को रातों रात वहां से गायब कर दिया। किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सपना अपने घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला था। वह घर के अंदर गई। उसने पूरे हॉल में अपनी नजरें दौड़ाई। उससे अपने पापा कहीं नजर नहीं आए। वह परेशान हो गई। उसने अपना बैग हॉल के टेबल पर रखा और उनके कमरे में चली गई। उसके पापा बेड पर लेटे हुए थे। वह उनके पास आकर बैठी। पापा क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों लेटे हैं? उसने अपने पापा के सर पर हाथ फेरा तो पता चला उन्हें तेज बुखार है। तू आ गई बेटा। राजवीर जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। डोंट वरी पापा, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वह अभी आ रहे होंगे। उसने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, तू मेरे लिए टेंशन क्यों ले रही है? मैं तो वैसे भी कुछ दिनों का मेहमान हूँ। बस एक दर्द रह गया दिल में। इस शहर में मैं तुझे लेकर आया था बहुत सारे सपने लेकर, लेकिन सोचा नहीं था जिस बेटी के आंचल में दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता था वह दुखों में जी रही है। राजवीर जी बहुत दुखी होकर कह रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके दिल का हाल बयान कर रहे थे। आप ऐसा क्यों कहते हैं पापा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, और आप ऐसे उदासी वाली बातें मत किया करो। आप ही तो मेरी हिम्मत हो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या जी पाऊंगी? वह रोते हुए अपने पापा से लिपट गई। तुम कहाँ गई थी पहले ये बताओ? जब से तुम्हारे साथ वह सब हुआ है, तुम्हें ना देखकर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। राजवीर जी ने उसके सर पर हाथ रखा। क्या मैं पापा को बता दूं जो आज उस होटल के बाहर हुआ? नहीं नहीं, मैं यह सब पापा को नहीं बता सकती। उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। ये सब जानकर उन्हें बहुत दुख होगा। सपना मन में सोचकर परेशान थी कि वह कल्पना की सच्चाई अपने पापा को बताएं या ना बताए। क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिला तुम्हें? राजवीर जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर पूछा।
नहीं पापा, सबूत हाथ आते आते रह गया। वह लड़की मेरे हाथ से निकल गई। उसने बहुत उदास होकर कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारी सच्चाई एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगी, वह बुरे लोग पकड़े जाएंगे। राजवीर जी उसे हमेशा की तरह हिम्मत दे रहे थे। प्लीज पापा, मत कहिए ऐसी बातें। बचपन से यह सब सुनती आ रही हूँ, लेकिन अब जो देख रही हूँ सब झूठा सा लगता है। शायद मेरे मरने के बाद ही मेरी सच्चाई साबित हो पाए। सपना रोते हुए उनसे लिपट गई। ऐसा नहीं कहते बेटा, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। राजवीर जी प्यार से उसका सर सहला रहे थे। सुबह सपना की नींद खुली तो पता चला कि वह अपने पिता के सीने पर सर रखकर सो गई थी। उसके पापा भी अब तक गहरी नींद में सो रहे थे। वह उठी और फ्रेश होने लगी। लौटकर उसने उनके लिए नाश्ता बनाया। जैसे ही उन्हें नाश्ता करवाने जा रही थी कि उसका फ़ोन बजा। हेलो, कौन? उसने फ़ोन रिसीव किया। सुन, आज रोहित की सगाई है, भूल कर भी हमारे घर की तरफ मत आना। वह तुझे देखेगा तो नखरे दिखाएगा। आगे क्या करना है मैं तुझे बाद में बताऊंगी। कल्पना जी ने अपना फैसला सुना दिया। उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। इससे ज़्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है मेरे लिए। मेरा रोहित मुझसे दूर जा रहा है और मैं उसे रोक भी नहीं सकती। सपना फ़ोन को हाथ में पकड़े हुए रो रही थी। क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? राजवीर जी की नींद खुली। उन्होंने सपना के हाथ में फ़ोन देखकर पूछा। दूसरी तरफ रोहित, मैं पल पल तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम ना जाने कहाँ हो। बस एक बार बता दो, क्या राज छुपा रखा है तुमने अपने सीने में? रोहित अपने कमरे में बैठा सपना के बारे में ही सोच रहा था। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, तेरी शेरवानी तो बेड पर पड़ी है। कल्पना जी रोहित के कमरे में आई। मेरा तैयार होने का मन नहीं है, आप इंगेजमेंट किसी और दिन रख लीजिए। रोहित सगाई करना ही नहीं चाहता था। अरे ऐसे कैसे किसी और दिन तेरी इंगेजमेंट रख दूं? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कुछ ही देर में लड़की वाले आने वाले हैं। बस तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। उन्होंने बेड से शेरवानी उठाकर रोहित को देते हुए कहा। एक बात बताओ, कहीं तुम अपना इरादा बदल तो नहीं रहे? उन्होंने रोहित की आंखों में देखकर पूछा। रोहित उनकी नजरों में देखने से कतरा रहा था। मैं ये शादी नहीं करना चाहता मम्मी। हॉस्पिटल में वो सब तो मैंने सिर्फ सपना को धमकी देने के लिए कहा था, ताकि वह जो भी राज छुपा रही है वह सब कुछ बता दे। रोहित ने अपना सारा प्लान उन्हें बता दिया। वह उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। तू ऐसा कैसे कर सकता है? तूने मुझसे झूठ कहा। वह नाराज हुई। सॉरी मम्मी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब देखना सपना कैसे मेरी शादी के डर से सब कुछ मुझे बता देगी। आप तो जानती है ना, आज भी मेरे दिल में सिर्फ वही है, मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। उसने अपनी माँ की नज़रों में देखकर कहा। उसकी आंखों में सपना के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। टू बी कंटिन्यूड।